either to the owner or to the outsider. If it owes something to the owner, it's called internal liability. Example, if it owes something to the outsider, it's called external liability. Example, loans, bills payable, creditors, bank overdraft, cash credit, very good, like bank overdraft, short-term loan. So assets are what? Anything that the business owns, and liabilities are what? Anything that the business owes. Assets help you in earning present as well as future incomes. Liabilities, mostly जो liability रहता है, drain away money from your pocket. उसमें आपको चुकाना पड़ता है. लोन है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्रेडिटर से ज्यादा लिया तो उसमें भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सॉर्ट ऑफ कैपिटल है, उसमें देते नहीं हो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर सकते. अच्छा, एंड व्हाट आर एक्सपेंसेस? Costs incurred year on day-to-day basis, हर साल, which help you in earning present profits. Current profits कमाने के लिए जो भी आप costs incur करते हो, हर साल incur करते हो, थोड़ा थोड़ा incur करते हो, repetitive basis पे incur करते हो, they are all called as expenses. Expenses या revenue expenses कहा जाता है. And the difference between an expense and an asset is very simple. An expense will have a life of 1 year or less. An asset will have a life of more than a year. एक साल से ज्यादा टिक गया बेनिफिट तो वो एसेट है. एक साल के अंदर बेनिफिट एक्सपायर हो गया तो वो एक्सपेंस. बराबर, क्योंकि योर अकाउंटिंग ईयर इज जनरली 1. सो एक्सपेंसेस गॉन आर गॉन, नो बेनिफिट्स टू बी ऑब्टेन. करंट ईयर का बेनिफिट्स हो गया खत्म, फ्यूचर बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं. फ्यूचर में अगर बेनिफिट अवेलेबल है तो वी कॉल देम एज एसेट्स. व्हाट आर इनकम्स? The revenues which you earn every year to make profits. खर्चा of every year are expense, revenues of every year are income. जो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाला प्रॉपर्टीज है जिसको आप ओन करते हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, दे आर ऑल एसेट्स. एंड लॉन्ग टर्म जो देना बाकी, दैट इज लाइबिलिटीज. शॉर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल. लॉन्ग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होता है, उस पर फोकस करेंगे हम बाद में. अभी मुझे बात बताओ, एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल दो मुझे. व्हाट आर द एग्जांपल्स? सैलरी, ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा परचेज, ये दिमाग में रखना. सर्विसेज है तो उसके हिसाब से, मेरा सर्विस बिजनेस है, फॉर मी मेजॉरिटी बिगेस्ट ऑफ माई एक्सपेंसेस आर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी टू स्टाफ अगर कुछ है, या फिर स्टेशनरी. दीज आर माई बिग एक्सपेंसेस. वैसे ही सर्विस टू सर्विस योर एक्सपेंसेस माइट डिफर. ट्रेडिंग बिजनेस है, सबसे बड़ा एक्सपेंस मोस्टली परचेज. मैन्युफैक्चरिंग है तो भी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. ओके, विच आर द इनकम्स? बिगेस्ट इनकम फॉर अ ट्रेडर इज सेल्स, डायरेक्ट इनकम. उसके अलावा एंसिलरी इनकम्स, डिविडेंड रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, so and so. Okay, so incomes are again 1 year or less, expenses are again 1 year or less. 1 year or less. एक्सपेंस और इनकम की लाइफ एक साल से कम. ठीक है. अच्छा, क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन में पेंसिल ले लेना हाथ में और स्टार्ट मार्किंग इट डाउन. एक है किसी के पास एक्स्ट्रा है, किसी के पास वेरी चांस. तुमको मिला? मिला ही नहीं. तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना देवांश? घर पे पड़ा है ना? हाँ तो भी दे अभी. हाँ तो अभी उसके साथ शेयर करना. चलो, now mark it down. First one, goodwill, asset and real. उसके साथ मीनिंग भी पता होना चाहिए. क्यों रियल? अच्छा, रियल में क्या आते हैं? ऑल द एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. जो आप चीजें हैं बिजनेस में, जो चीजें हैं वैल्यूएबल, जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, दे आर ऑल रियल. व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स? एक्सपेंस और इनकम. व्हाट आर पर्सनल? Either human beings or artificial institutes. There is one more, representative personal. उसमें 4 आते हैं. Outstanding expense, prepaid expense, income receivable, income received in advance. ये भी पर्सनल. तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा जाते मालूम है? तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट, सो रियल एंड एसेट, R/A. ब्रांड नेम क्या है? R/रियल एंड एसेट, इंटेंजिबल एसेट. बराबर है. ब्रांड नेम, name of a product or a brand.
ट्रेडमार्क, रियल एंड एसेट, कॉपीराइट्स, रियल एंड एसेट, पेटेंट्स, real and asset. All these are intangible assets. Or if you got that, freehold property, real and assets. Leasehold premises, real and assets. Freehold और leasehold में क्या फर्क है? Freehold property में आपने पूरे पैसे दे दिया, आप उसके लाइफ टाइम तक ओनर हो. Leasehold में आप उसको लीज पे लेके आए हो और उतने टाइम के लिए आप ओनर हो. 10 साल की लीज, 20 साल की लीज, 25 साल की लीज, उतना भाड़ा आपने दे दिया. उतने टाइम के लिए आप ही ओनर हो, आप ही माई बाप हो. अब उसको बेच नहीं सकते अनलेस द लेजर हैज द कंसेंट. बराबर है. सो लेसी एज अ कंसेंट. सो लेसी और लेजर दो पार्टी होते हैं, आप लीजिंग में लर्न कर लोगे. लेसी इज द वन हु लेंड्स, लेजर इज द वन हु टेक्स. तो उसके कंसेंट के बिना आप बेच नहीं सकते, बट उतने टाइम के लिए यू आर द 10 years 50 years. तो अपने लिए बोथ आर एसेट्स, वेदर इट इज leasehold premise, whether it is freehold. Land and building, assets, real and assets. Plant and machinery, real and assets. Furniture and fixtures, real and assets. Fittings, real and assets. Vehicles, real and assets. Loose tools, real and assets. Tools, loose tools, both real and assets. Equipments, real and assets. All these are tangible assets. Hope you are getting that. If you don't know some meanings, then please ask. Computer is real and asset. Typewriter is real and asset. Investments, real and asset. What are investments? Shares, bonds, debentures, fixed deposits. Security मतलब shares और bonds हो गए. आप इसको खरीद बेच सकते, ठीक है? Real and asset. Shares, real and asset. Securities, real and assets. Fixed deposits, real and assets. Government bonds, real and assets. Debentures, real and assets. Dividend is nominal and income. NI. Nominal and income. NI. Nominal and income. Cash, real and assets. Petty cash, real and assets. छोटा cash. अभी तो आपको पता है, छोटा cash, बड़ा cash. Two separate accounts business has, right? So both are real and assets. Cash is the asset of the business. Bank, personal and assets. Because bank is an institution. So bank is personal and assets, but it is asset. You very well know now. You have done final accounts. Bank loan, personal and liability. All liabilities are personal. All liabilities are personal. Don't do thoughts about it. देना बाकी, किसी को पैसा देना. Debtor is personal and asset. All liabilities are personal. All personal are not liability. All liabilities are personal. जितना देखो, capital is personal, reserves are personal, loans are personal, creditors are personal, bank body is personal, bills payable is personal. All the damn liabilities are personal. Outstanding expenses are personal. Pre-received income is personal. Now, bank commission. Bank overdraft, personal and liability. Bank charges, nominal and expense. Bank commission, nominal and expense. Goods, closing inventory, that is real and assets, closing stock. Interest on provident fund investment, nominal and liability है वो, nominal and liability है वो. हाँ, ये चार चीजें थी, याद है आपको? एक था कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक था पीएफ प्रोविडेंट फंड, एक था पीएफ इन्वेस्टमेंट्स और एक था इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट. ये क्या सीन है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ का मतलब होता है कि आप हर साल आपके सैलरी के जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा फंड में डाल दो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज योर एक्सपेंस जस्ट लाइक सैलरी, so that is expense and nominal. पीएफ मतलब इट इज जमा हुआ पैसा आपका. जैसे मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी की क्या एंट्री होती है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एक्सपेंस बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी, बराबर. वैसे जब आप ये सपोज मेरे एम्प्लॉय है, इसका सैलरी 1 लाख रुपीज, मैं उसको 1 लाख हाथ में नहीं देगा एवरी मंथ. आई गिव 95,000. 5,000 इसका मैं पीएफ में डाल देगा. मेरे यहां से एक्सपेंस है लेकिन उसको नहीं देगा, आउटस्टैंडिंग रखिएगा.
तो उसका एंट्री होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट डेबिट टू पीएफ, जस्ट लाइक सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा और सामने मेरी लायबिलिटी बढ़ी, तो इसको मैं 5 हाथ में नहीं देगा हर साल, इधर रखेगा मेरा पीएफ फंड में रखेगा, प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड। तो दैट प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी और पर्सन, देना बाकी। वो कब दूंगा मैं? जब वो रिटायर हो जाएगी यहां से। When she leaves the business, she retires, she'll get the money out of this PF. PF इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्योंकि मैंने इसको 5,000 नहीं दिया हर मंथ, तो मेरा साल का 60,000 बच गया ना। मेरे लायबिलिटी में दिख रहा है PF, तो सामने एसेट में कैश पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट। एवरी लायबिलिटी हैज अ करस्पॉन्डिंग एसेट बिकॉज यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री। तो इसका जो पैसा बचा हुआ है उसके सामने एसेट्स में कैश होगा ही। तो व्हाट आई विल थिंक, शी विल रिटायर आफ्टर 20-25 years, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट दैट मनी राइट नाउ? तो उस कैश को आइडल रखूंगा तो ग्रो नहीं होगा, बट आई इन्वेस्ट इट समवेयर, शी गेट मोर मनी इन फ्यूचर, गुड फॉर हर, सो आई इन्वेस्ट दैट मनी। तो वो कैश दे गेट बाय इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज पीएफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। दीज आर रियल एंड जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स। अभी ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट किया तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मली कुछ भी आप इन्वेस्ट करते हो, एफडी में इन्वेस्ट करते हो और इंटरेस्ट मिलता है तो आपकी इनकम हो जाती है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, इंटरेस्ट मिलता है, आपकी इनकम हो जाती है। बट पीएफ इन्वेस्टमेंट से आया हुआ जो इनकम है वो बिजनेस का इनकम नहीं है, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय। तो नॉर्मली आप इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री ये करते हो, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, और ईयर एंड पे ये चला जाता है पीएनएल में, क्योंकि नॉमिनल है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव टू पीएनएल, दिस इज द क्लोजिंग एंट्री, इसलिए आपको पीएनएल में दिखता है बाय इंटरेस्ट रिसीव। तो नॉर्मली कैश टू इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव टू पीएनएल, ये फॉर ऑल द अदर इंटरेस्ट विच इज योर इनकम। लेकिन पीएफ का जो मिलता है ना इंटरेस्ट, उसका एंट्री होता है कैश टू इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव टू पीएनएल नहीं, इंटरेस्ट रिसीव टू पीएफ। अगर आप पीएनएल में डालते हो ना तो पीएनएल के थ्रू किधर जाएगा? कैपिटल में जाएगा, प्रॉफिट बन के। तो इंटरनल लायबिलिटी हो जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट। अगर नॉर्मल इंटरेस्ट मिलता है ना तो बिजनेस का प्रॉफिट, बट ये बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, अपना नहीं है, इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, ओनर को नहीं देना है, बाहर वाले को। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू पीएनएल यू ट्रांसफर इट टू पीएफ, तो ये पीएफ में ऐड हो जाता है। इसमें ऐड हो जाता है पीएफ। तो ये इंटरेस्ट आपका इनकम नहीं है, ये इंटरेस्ट आपका लायबिलिटी। एकमात्र ऐसा इंटरेस्ट है जो अपना नहीं है, किसको बिलोंग करता है? एम्प्लॉय। क्योंकि क्यों इन्वेस्ट किया था? एम्प्लॉय। उसमें जो भी इंटरेस्ट आया वो 60,000 रुपए से 6,000 रुपए इंटरेस्ट आया, तो मैं इसी के फंड में ऐड कर दूंगा। शील गेट 66 इन फ्यूचर, यू आर गेटिंग 60, शील गेट एंड मोर इंटरेस्ट फॉर फ्यूचर ईयर। जो भी आता है इंटरेस्ट आई विल एड इट टू द पीएफ। सो दिस इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट योर इनकम बॉस, इट्स योर liability. It's not your income, it's your liability. So personal and liability, personal and liability, not nominal and liability. I think nominal बोला, nominal नहीं आएगा, personal and liability, because all liabilities are personal. Employee को देना बाकी, अपना नहीं है, it is किसका? employee को देना बाकी, ठीक है? याद रहेगा? 4 items. What are the 4 items? Contribution. What is contribution? Expense. Expense and nominal. बराबर है? What is PF? Liability. Personal and liability देना बाकी है. What is PF? Investments. Asset and real. अपना ही पैसा है. तो फ्यूचर में एम्प्लॉय रिटायर होने लगेगा, इन्वेस्टमेंट बेचो, पैसा लो, पे ऑफ करो, एंड उस पर इंटरेस्ट मिला। वो बिजनेस का इनकम है कि एम्प्लॉय? तो हमारे लिए नहीं है, उसके लिए। तो लायबिलिटी, पर्सनल एंड लायबिलिटी, दिस इज द ओनली इंटरेस्ट विच डज नॉट, विच इज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस, इट बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय। ओके, और फिर सीन क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट मिला है ना आपको हर साल 6,000 जो मिल रहा है, इसको भी आप री इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट मिला तो कैश आया सामने, कैश एसेट बढ़ा, और ये आपने पीएफ में ऐड किया तो लायबिलिटी बढ़ा। बट वो कैश को आइडल नहीं रखते, उस कैश को वापस क्या करते हो? री इन्वेस्ट। इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट कमा दे, फिर वो रिटायर होगा तो उसको थोड़ा बड़ा लमसम अमाउंट मिल जाए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, अब भी उसका 60,000 मेरे पास है, ये तो रिटायर होगी 20 साल बाद,
चलो 20 साल तक मैंने 60,000 को ऐसे ही रखा, इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा? विल द वैल्यू ऑफ 60,000 बी सेम आफ्टर 20 years? नो, इन्फ्लेशन मिलेगी। सो इन ऑर्डर दैट द मनी ग्रोज, कि उसको 20 साल बाद 60,000 जितनी वैल्यू एटलीस्ट मिल जाए, हम उसको क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो 4 आइटम्स याद रखना ये। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। परचेजेस क्या होगी? नॉमिनल एंड एक्सपेंस। परचेज रिटर्न क्या होगा? नॉमिनल एंड इनकम। These are nominal and income. Sort of income, reduction of expense. Remember, purchase returns. Sales, nominal and income. Sales return, nominal and expense. Debtor, account receivable, customer movement, सब that is personal and asset. Humans, so personal and assets. पैसा लेना. Creditor, payable, supplier से personal and liability. Capital, पर्सनल एंड कैपिटल। देखो मॉडर्न में ना 6 क्लासेस, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल एंड ड्रॉइंग। तो कैपिटल ड्रॉइंग्स को अलग है। तो कैपिटल है तो पर्सनल एंड कैपिटल, और ड्रॉइंग्स है तो पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स। क्यों पर्सनल है समझ में आया? ह्यूमन, ओनर को रिप्रेजेंट कर। फिर ये आगे जो भी है, इंडियन रेलवे, ग्लोबल ट्यूटोरियल, एयर इंडिया, आरबीआई, इंडियन बैंक, इन्फोसिस, पूजा, यूटॉक, इंडियन जिमखाना, एनएम कॉलेज, एसआईएस, मैथमेटिकल स्टोर्स तक, ये सब इंस्टीट्यूशंस है, बिजनेसेस है, तो पर्सनल है। बट एसेट है या लायबिलिटी? कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन योर डीलिंग। अगर आपको उनसे पैसा लेना है तो एसेट, और देना है तो पैल लिखते थे हम लोग, याद है? PAL, P/A/L। ये सारे नामों के लिए आपको क्या लिखना है? पैल। पैल बोले तो कैन बी एसेट, कैन बी लायबिलिटी। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ सामान बेचा है, जैसे आप केटरिंग का बिजनेस करते हो, खाने पीने का, खाने का पैसा लेना बाकी है, तो ही विल बिकम योर डेटर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका डेटर हो जाएगा। आपने लोन लिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका क्रेडिटर है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बराबर है? किया? पैल 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 याद आया? फिर वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, wages, salaries, carriage inward, carriage outward, freight on purchase, freight on sale, coal and coke, ये सब क्या है? नॉमिनल एंड एक्सपेंस। ये सब आता है ना फाइनल अकाउंट्स में, किया है ना सब। फिर वाटर, पावर, फ्यूल, ऑयल, गैस, हीटिंग, लाइटिंग, मोटिव पावर, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। खाली एक रॉयल्टी है जो एक्सपेंस और इनकम दोनों हो सकता है, बाकी सारे के सारे, और वो भी कुछ नहीं दिया तो एक्सपेंस ही ट्रीट करना है। बाकी तो सारे के सारे नॉमिनल और एक्सपेंस है। पता है ना मीनिंग सबका? एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, सब फाइनल अकाउंट्स में किया। हीटिंग, लाइटिंग, मोटिव पावर, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, फॉरवर्डिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस। यहां तक रुकना। क्लियरिंग चार्जेस पे रुकना। उसके बाजू में 2 जुड़वा भाई मिलेंगे आपको, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। याद रखना, इनपुट जीएसटी इज एसेट, इट्स एन एसेट, एंड आउटपुट जीएसटी इज अ लायबिलिटी। इनपुट और आउटपुट आपका एक्सपेंस इनकम नहीं है। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी आर व्हाट? एसेट्स एंड लायबिलिटी। सो इनपुट जीएसटी इज लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, पर्सनल एंड एसेट, पर्सनल एंड एसेट। और आउटपुट जीएसटी इज पर्सनल एंड व्हाट इज जीएसटी? रिमेंबर, अपने जेब से देते हैं कि नहीं? कभी नहीं। जीएसटी ना आपका एक्सपेंस है, ना आपका बहती गंगा है। आपको कस्टमर से कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को देना है। कस्टमर से कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को देना है। जो आपने एडवांस में दिया उसको बोलते हैं इनपुट, और जो आप कलेक्ट करते हो कस्टमर से उसको बोलते हैं आउटपुट। आउटपुट कलेक्ट किया आप 50,000, इनपुट पे किया 40, तो एक्स्ट्रा 10 उसको बोलते हैं नेट टैक्स, सेट ऑफ करके वो आप गवर्नमेंट को दे दो, नेट आउटपुट जीएसटी। सिंपल। तो आउटपुट जीएसटी इज लाइक अ लायबिलिटी, देना बाकी, और इनपुट जीएसटी इज एन एसेट, वो आपकी लायबिलिटी को कम करने में मदद करे। तो इनपुट जीएसटी ऑलवेज रिमेंबर इट्स एन एसेट, आउटपुट इज अ लायबिलिटी, एंड बोथ आर पर्सन। ऐसे जीएसटी आपको फाउंडेशन में है नहीं, इंटर में भर के जीएसटी। पहले क्या होता था इंटर में, टैक्सेशन के पेपर में इट वॉज लाइक 80-20 या 70-30 जैसा था। मतलब 70-80 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 20-30 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट में आता है, पता है ना? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपके इनकम पे टैक्स आता है, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन हो गया, वो जीएसटी हो गया, वो इनडायरेक्ट है। कस्टम्स एक्साइज इनडायरेक्ट है।
तो अभी ये वेटेज ही घुमा डाला है नए सिलेबस में जो आपका पैटर्न है। 50-60 मार्क्स का जीएसटी और 30-40 मार्क्स का डायरेक्ट। तो भर भर के जीएसटी का ज्ञान जितना प्राप्त हो गया अभी से चालू कर दो, इंटर में आपको उतना काम है। देखो जितना होता है यूट्यूब पे मिलेगा आपको, बट जीएसटी का वेटेज अभी बहुत हाई हो गया तुम्हारा इंटर में बोलने का मतलब। जीएसटी पे तो थोड़ा भी लीनियंसी रखने का नहीं है। यूट्यूब है, गूगल है, कुछ मेरे से पूछने का पूछ लेना, पर उसमें और डेप्थ में बहुत सारा वेरिएशन है आपका। जीएसटी में ना एवरी ईयर एवरी टाइम दे एक तो चेंज द सिलेबस, अपना जो भी आपका स्लैब्स है टैक्सेशन का, दे कीप ऑन चेंजिंग दैट, नंबर 1। एंड नंबर 2, जितना भी वो लोग टैक्स डाल रहे हैं जीएसटी, उसमें कंप्लायंस बढ़ाते ही जा रहे हैं। मतलब छोटे से बिजनेस जितने भी है उसको लेते जा रहे हैं। तो एवरी टाइम आफ्टर एवरी मीटिंग देयर इज सम न्यू अमेंडमेंट इन द जीएसटी एक्ट। तो अपडेट होते रहते हैं, कंटिन्यू अपडेट होते रहते हैं। तो उसके लिए पुराना तो पढ़ना ही है, कंटिन्यू अपडेशन भी आना, वो सब आएगा आपको इंटर में। जीएसटी के साथ कुछ भी डील मत रखना बोलने का मतलब। Custom duty, internet charges, loading charges, all these are what? Nominal and expense. Unloading charges, warehouse charges, dock charges, demurrage, fines, penalties, productive wages, productive wages 2 बार हो गया है. Unproductive wages, work manager's salary, rent rates, taxes, insurance, electricity, advertisement, publicity, delivery van expense, sales manager's salary, audit fees, लीगल फीस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, यहां तक सब क्या है? नॉमिनल एंड एक्सपेंस। जीएसटी को छोड़ के सारी वही लंगर चल रही है। समझ आ रहा है? कौन से था? 97 तक सब नॉमिनल एंड एक्सपेंस मिला। 98 ऑफिस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस, ट्रेड, पेटी, ये सब भी एक्सपेंस ही है। बट ये पता है आपको उसके लिए आते थे वो गोसैम टाइप, सबका मीनिंग एक ही है, सब में छोटे छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, स्मॉल अमाउंट। तो कोई भी एक हेड बिजनेस यूज करता है, सारे के सारे यूज नहीं करता। आइदर इट विल गिव सन्ड्री और इट विल गिव मिसलेनियस, जो आपने पेटी कैश में देखा था, जो कहीं और फिट नहीं कर सकते उसको किधर डाल दो? सन्ड्री, मिसलेनियस, इमटेरियल आइटम, स्मॉल आइटम्स। इसके लिए कोई भी एक हेड यूज कर सकता है, सन्ड्री, मिसलेनियस, जनरल, ऑफिस, ऑल आर एक्सपेंस एंड नॉमिनल। ओके, आई रिपीट, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस, ट्रेड, पेटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तक सब कुछ नॉमिनल है।